दोस्तों, कैसे हैं। अब अपने पॉलिटी की 11th क्लास की बुक कर रहे थे। एनसीईआरटी भारत का संविधान के बारे में इसमें अपनों ने पहला चैप्टर किया था। चैप्टर का नाम था संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, इसमें अपनों ने संविधान की डेफिनेशन करी थी। भाई, किसी भी देश के अधिकारों का पत्र क्या होता है? संविधान होता है। संविधान किसी देश में क्यों आवश्यक होता है और उसे कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ अपनों ने देखी थी। लोकतंत्र के बारे में अपनों ने पढ़ा था और संविधान लोकतंत्र के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें अपनों ने देखी थी। फिर अपनों ने संविधान के कार्य देखे थे कि संविधान के कौन से कार्य होते हैं। 4 प्रकार के कार्य मैंने आपको बताए थे। उन 4 प्रकार के कार्यों के बाद अब चैप्टर अपने आगे करेंगे। तो आपने वो 4 प्रकार के कार्य पढ़े होंगे घर पे, नहीं पढ़े तो वीडियो वापस से लगाइएगा और देखिएगा। उसके बाद अपने आगे चैप्टर करते हैं। ठीक, देखो अगला अपना टॉपिक है संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान यानी ऐसे प्रावधान जिनसे संविधान मजबूत बनता है। वह सामर्थ्य क्या चीज़ होती है? मजबूती होती है। तो संविधान जिन प्रावधानों से मजबूत बनता है उसे संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान हम बोल देते हैं। देखो, संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वरन सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे समाज और सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। यानी संविधान जो होता है ना तो केवल सरकार को नियंत्रित करता है और उसकी शक्तियों पर कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है। संविधान सरकार को कुछ शक्तियाँ भी देता है जिससे वे भलाई का कार्य करती है, कल्याण का कार्य करती है, समाज का सामूहिक कल्याण करती है। तो संविधान कहीं ना कहीं सरकार को एक पावर भी देता है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, अन्यायपूर्ण भेदभाव के व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। ये प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं उपलब्ध करवाए। मैंने आपको दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया था। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एक स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो उन्होंने जब संविधान बनाया था तो सुनिश्चित किया था कि अब आगे से रंग भेद नहीं होगा, पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा और कानून ऐसे बनाए जाएंगे जो हर एक जाति को बराबर हक देते हों। यानी काले और गोरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा उदाहरण आता है इंडोनेशिया से। देखो, इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। यानी इंडोनेशिया में भी ऐसा संविधान बना जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया और उसका संचालन अच्छे से हो सका। और संविधान सुनिश्चित करता है कि गरीबों और अनाथों को भी अच्छे से जो कानून है उन पर लागू हो सके और अच्छे से उनको न्याय मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये प्रावधान संविधान को मजबूती प्रदान करते हैं, इसलिए इसको संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान भी हम बोल देते हैं। देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। यानी एक राष्ट्र की पहचान क्या होती है? बुनियाद का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है, उसकी नींव रखी जाती है। तो राष्ट्रों की बुनियादी पहचान क्या होती है, इसके बारे में अपने देखते हैं। देखो, आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होती है। यानी संविधान ही ऐसी चीज़ है जो किसी राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। यानी सबसे पहले अगर किसी राष्ट्र की बात की जाए तो हम देखते हैं कि उसका संविधान कैसा है। लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, बड़ा है, छोटा है, कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियाँ है, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, प्रॉपर अधिकार दिए हैं कि नहीं दिए, नीति निर्देशक तत्व हैं, कर्तव्य कैसे हैं। तो ये सब कुछ देखा जाता है। यानी एक जो देश है उसकी बुनियाद क्या होती है? उसका संविधान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, शासित कौन कौन लोग करेंगे। देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब किसी भी देश में लोग होते हैं और अगर वहाँ पे लोकतंत्र है तो कोई ना कोई संविधान होगा और संविधान में लिखा हुआ होगा कि कौन वहाँ पर शासन करेगा, जो शासन करने वाले होंगे उनका चुनाव कैसे होगा, कौन सी चुनाव प्रणाली प्रयोग होगी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यूज़ होगी या फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ होगी। वो सब कुछ डिसाइड होता है किससे? संविधान से। संविधान में कुछ नियम लिखे हुए होते हैं, उन नियमों के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि कैसे वो देश चलेगा, उसकी सरकार चलेगी और उस देश को गवर्न करेगी।
जैसे कक्षा में बैठे बच्चे कोई ना कोई नियम का पालन करते हैं, या फिर स्कूल में हम यूनिफॉर्म लगाते हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यानी सब एक नियम का पालन करेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही फॉर्म में सारे आएंगे। भाई अमीरी गरीबी, अलग अलग जातियों के बच्चे, अलग अलग भाषा के बच्चे, अलग अलग धर्म के बच्चे स्कूल में आते हैं। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वो सारे अलग अलग दिखेंगे। अब उन सबको एक जैसा दिखाना है तो यूनिफॉर्म जरूरी हो जाती है। इस कारण से संविधान में भी ऐसा ही है कि अगर किसी देश में संविधान लगता है तो इसका मतलब हुआ कि देशवासियों को एक नागरिकता मिलेगी, और देशवासियों को उस नागरिकता का पालन करते हुए संविधान के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर वो संविधान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जेल होगी, दंड मिलेगा इत्यादि। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान और अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम सभी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं कि जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो संविधान हमें एक पहचान देता है, हम उस देश का नागरिक बनकर पहचाने जाते हैं। दूसरी बात कहता है कि संविधान हमें कुछ ढांचा प्रदान करता है, इस ढांचे के अनुसार हम अपनी आकांक्षाओं, हमारे लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। देखो, कोई संविधान कुछ अधिकार देता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे को भी कष्ट पहुंचाएंगे। एक प्रसिद्ध कथन है कि हमारी स्वतंत्रता वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। इसका मतलब हम वहीं तक स्वतंत्र हैं जब तक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाए, नहीं तो कोई भी किसी को भी नुकसान पहुँचाएगा और वो स्वतंत्रता किसी काम की नहीं होती। तो इस कारण से संविधान कुछ अधिकार देता है, उस अधिकारों का भी हम यूज़ करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय करता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अतः संविधान हमें नैतिक पहचान भी देता है। नैतिक कार्य वो कार्य होते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। हमारे संविधान में डीपीएस भी दिए गए हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोले तो नीति निर्देशक तत्व, यानी किसी भी राज्य कहें तो किसी कंपनी को बोल दो राज्य, या फिर ऐसी बॉडी होगी जो देश को गवर्न कर रही है या फिर किसी समूह पर आधिपत्य जमा रही है, इसे बोलते हैं राज्य। अब राज्य को कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए, नीति निर्देशक तत्व का उसे पालन करना पड़ेगा। भाई नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं होते, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को पालन करते हुए उसे ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश के नागरिकों का कल्याण हो सके, इसलिए संविधान कल्याण पे भी फोकस करता है। तीसरी बात आती है अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य दे रखे हैं। मूल कर्तव्य का मतलब क्या होता है, नागरिकों को कुछ कर्तव्य हैं, अगर नागरिकों को कुछ अधिकार दे रखे हैं तो कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। ये कर्तव्य भी न्याय योग्य नहीं होते, लेकिन इन कर्तव्यों का पालन करना कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी हो जाता है, जैसे देश की अखंडता की सुरक्षा करना, या फिर दूसरे कर्तव्य हो गए। मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जब चैप्टर आएगा इसको भी बढ़ा देंगे। तीसरा और अंतिम, अब शायद ही संभव हो सके कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार कर लिए गए। यानी जो नैतिक नियम अगर किसी एक संविधान में लग गए तो विभिन्न देशों ने अलग अलग संविधानों से उठाकर अपने संविधान में भी ऐसे कुछ नैतिक नियमों को डाल दिए। आगे अगर देखें तो अगर हम दुनिया भर के संविधान को देखें तो हमें सरकारों को अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं देखी हैं, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसे अधिकार संभव बनाते हैं कि किसी न किसी रूप में वह लोकतांत्रिक होती है। देखो, संविधान में कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं। मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हो गए, यानी बिल्कुल ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए होते हैं। यानी एक बेसिक जो अधिकार होते हैं उसे हम मूलभूत अधिकार बोलते हैं, और मूलभूत अधिकार को लेकर भारतीय संविधान गारंटी देता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिंपल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम पहले हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारे पास राइट होता है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ज़्यादातर राष्ट्रीय विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं में सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं, जैसे जर्मनी के निर्माण में जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। देखो, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, कई तरीकों से होता है।
कई बार एक राष्ट्र टूट के दो राष्ट्र बनते हैं, कई बार छोटे छोटे राष्ट्र मिल के पूरा राष्ट्र बनते हैं, कई बार अलग अलग राष्ट्र अलग अलग तरीक़ों से बनते हैं। तो उन्हीं तरीक़ों के बारे में बात की गई है। भाई जिन परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्र बनता है, कानून भी उसी के अनुसार बनते हैं। अगर आज से हम 1947 की बात करें तो 1947 के आसपास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये भी है इंटरनेट से संबंधित कोई कानून भी नहीं होगा। भाई जब वहाँ पर अगर इंटरनेट का नाम आ जाएगा 1947 में, इंटरनेट का कोई कानून आ जाएगा तो लोग तो देखने लग जाएंगे भाई ये कौन सा इंटरनेट है। तो भैया जब मोबाइल नहीं थे तो लोगों को पता नहीं था इंटरनेट क्या है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थितियाँ बदलती गई, मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट से कानून बनने लग गए। तो इसी प्रकार कहा जा सकता है कि देश की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। अलग अलग समय पर कानून बदलते जाते हैं, इनमें संशोधन होता जाता है। अलग अलग संशोधन प्रक्रिया निर्धारित है, चाहे वो साधारण संशोधन हो, विशेष बहुमत से संशोधन हो, या फिर तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के अनुसार संशोधन हो। कोई भी संशोधन हो सकता है। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीय, नस्ल को नागरिकता के आधार पर मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं और ये संबंध देश की राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं। देखो, भारत में ना तो जातिवाद अलाउ है, ना नस्लवाद अलाउ है। यानी भारत नस्ल और जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करता। इवन भारत धर्म के आधार पे भी भेदभाव नहीं करता। भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। इसलिए भारत का नाम कभी भी हिंदुस्तान नहीं पुकारा जाता, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान। लेकिन भारत का ऑफिशियल नाम क्या है? इंडिया, या फिर अपने करें इंडिया दैट इज़ भारत। यानी इंडिया और भारत भारत का ऑफिशियल नाम है, इसे हिंदुस्तान नहीं बोलते। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पूरे भारत में एक ही नागरिकता चलती है, इंडियन। हम सबसे पहले इंडियन है, उसके बाद हम हमारे धर्म के लोग हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2019 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दी गई। तारीख याद कर लेना, 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग झंडा था, अलग नागरिकता थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे देश का एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है और एक ही झंडा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना संविधान की सत्ता। सत्ता का मतलब होता है राज, और भारत में किसका राज है? भारत के संविधान का राज है। जैसे हिंदू धर्म की मुख्य पुस्तक गीता, मुस्लिम की कुरान, या फिर सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहब, या फिर ईसाई धर्म की बाइबल। इसी प्रकार देश का सर्वोच्च ग्रंथ कौन सा है? हमारा संविधान। और हमारे संविधान की सत्ता हमारे देश में रहती है। अगर भारत में बात करें तो कोई भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की है, बीजेपी की है, या आम आदमी पार्टी की है, सबको एक पुस्तक के अनुसार चलना पड़ता है, और वो पुस्तक का नाम क्या है? भारत का संविधान। देखो, हमने संविधान के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। यानी अभी तक हमने क्या समझा कि संविधान किसे कहते हैं, कैसे बनता है, लिखित होता है, अलिखित होता है, क्या क्या काम करता है, इसके जरिए सरकार कैसे काम करती है, सब कुछ अपने देखा। अब आगे इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या दे रखा है। देखो, इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 प्रश्न और कर सकते हैं। संविधान क्या है? मैंने को बताया, संविधान किसी देश के अधिकारों का पत्र होता है, यानी उसमें कानून वगैरह मेंशन होते हैं जिसके अनुसार देश चलता है। संविधान कितना प्रभावी है ये अपने देखेंगे, कुछ अपनों ने देख भी लिया। या फिर क्या संविधान न्यायपूर्ण है, कि संविधान के द्वारा न्याय कैसे होता है। संविधान में कुछ संस्थाएं होती हैं। एक होती है विधायिका। विधायिका का काम होता है विधि को बनाना। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है विधि को लागू करना। और तीसरी न्यायपालिका, जो न्याय करती है। देखो, विधायिका की बात करें तो विधायिका के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। 2 सदनों की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन है। लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जबकि राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करती है। और अंगों की बात करें तो विधायिका के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दूसरी बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में हमारे मंत्रिपरिषद आ जाता है, जिसका चुनाव होता है 5 सालों के बाद। जबकि स्थायी कार्यपालिका में आईएएस और आईपीएस अधिकारी आते हैं, जो रिटायरमेंट की उम्र तक कार्यपालिका में रहते हैं। और तीसरी आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक होती है और एकीकृत व्यवस्था में होती है। ये ऊपर से नीचे ट्रायंगुलर शेप में बढ़ती जाती है। यानी सबसे नीचे होते हैं जिला न्यायालय, उसके ऊपर होते हैं उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसकी खंडपीठ कहाँ है? भारत के राजधानी दिल्ली में। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, किन सिद्धांतों का पालन करेगा।
देखो, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान लिखा गया है, इसे एक कॉपी में प्रकाशित किया गया है। जबकि कुछ देशों के संविधान अलिखित भी होते हैं। अलिखित का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिखे नहीं गए, भाई वो लिखे गए हैं लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी में है, लेकिन हमारा संविधान हार्ड कॉपी में है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 और 2 की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि भारत के संविधान में राज्य हैं, राज्यों का गठन कैसे होगा, राज्यों को तोड़ा भी जा सकता है, एक राज्य को दो राज्यों में बनाया जा सकता है, दो राज्यों को एक राज्य में वापस बनाया जा सकता है, किसी देश से अगर हम कोई क्षेत्र ले लें तो वो हम हमारे देश में जोड़ सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान यहाँ रखा गया है। देखो, जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। किसका कर रहे होते हैं? हमारे संविधान का। लेकिन कुछ देशों जैसे कि इंग्लैंड के पास कोई दस्तावेज नहीं है संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे हम सामूहिक रूप से संविधान कह देते हैं। हम कह सकते हैं कि संविधान का दस्तावेज या दस्तावेजों का एक पुंज है जो उनके कार्यों करने का प्रयास करता है और उसके ऊपर उल्लेख किया गया है। भाई, लिखित संविधान का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो भी नियम और कानून थे हमने एक पुस्तक में लिख दिए। लेकिन इंग्लैंड में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनके पास कुछ लिखा हुआ नहीं पड़ा, उनके पास कुछ नियम लिखे हुए पड़े हैं, लेकिन वो अलग अलग मतलब अलग अलग कॉपियों में है। जैसे भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत में कुछ अधिनियम थे। 1919 का एक्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट हो गया, 1909 का पार्लियामेंटो सुधार हो गया, 1935 का बाल शासन अधिनियम हो गया, या विभिन्न चार्टर एक्ट हो गए। तो ये अलग अलग एक्ट थे और इन एक्टों के अनुसार भारत पे शासन होता था। सेम ऐसे इंग्लैंड में होता है, अलग अलग एक्ट हैं और उसके अनुसार इंग्लैंड में शासन होता है। इंग्लैंड के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत के पास एक लिखित संविधान है जो कब बनता है? ये बनता है 26 दिसंबर 1949 को, और एक महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे थोथे शब्द होते हैं, कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना किन कारणों पर निर्भर करता है? देखो, इसमें क्या बताया गया है कि संविधान जो होता है उसमें कानून लिखा हुआ होता है, लेकिन क्या सिर्फ कानून लिख देने से उसका पालन हो जाएगा? संभव ही नहीं है। यानी अगर कानून लिख दिया है तो उसका पालन कराने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं हमारे पास होनी चाहिए जो उस कानून को लागू भी करवा सके। और ये काम कौन करता है? ये हमारी कार्यपालिका करती है। दोनों कार्यपालिका करती है, चाहे वो अस्थायी कार्यपालिका है चाहे वो स्थायी कार्यपालिका है। भाई, अगर कानून लिखा लिखा हुआ है तो अपने आप तो वो लागू होगा नहीं, उसको लागू करवाना पड़ेगा, और ये हमारी संस्थाएं करती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। संविधान को कैसे प्रचलन में लाया जा सकता है? सबसे पहली बात तो पढ़कर। जो हम पढ़ रहे हैं, संविधान के बारे में जान रहे हैं, तो इससे हमने को ज्ञान मिलता है, और अगर पढ़ के हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसको प्रचलन में एक तरीके से ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई संविधान अस्तित्व में कैसे आया, किसने संविधान बनाया है, और उसके पास इसको बनाने की कितनी शक्ति थी। देखो, भारतीय संविधान किसने बनाया? भारतीय संविधान संविधान सभा ने बनाया, और संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे। 299 सदस्य में बात कर रहा हूँ, विभाजन की बात की। विभाजन से पहले इससे ज़्यादा सदस्य थे, लेकिन बाद में कितने सदस्य बचे? 299। ठीक है, अब 299 सदस्य जो थे ना, अपने अपने क्षेत्र से चुनकर नहीं आए थे, वो एक तरीके से नॉमिनेट किए गए थे। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि संविधान सभा के सारे सदस्य चुने हुए थे, वो एक तरीके से अपने क्षेत्र को केवल और केवल प्रदर्शित कर रहे थे। अब इन 299 सदस्यों के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारा संविधान इन सब के साथ मिलकर बनाया था। इन सब ने तर्क वितर्क किया और उसके बाद हमारा संविधान अंगीकार किया गया। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होता है क्योंकि वे सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों के साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में। यानी अधिकतर देशों में जो संविधान बनता है ना, वो ढंग से होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो संविधान बनाने वाले लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता सेनानी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, एज इट इज़ दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में आता है। यानी यहाँ के संविधान सबसे ज़्यादा स्थायी संविधान है। अगर मैं पाकिस्तान का एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, लेकिन वो अपने 4 संविधान बदल चुका है, लेकिन भारत में 77 सालों से वही संविधान चला आ रहा है। ये ऐसे संविधानों का उदाहरण है जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा बनाया गया था। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में नवंबर 1949 के मध्य बनाया, और ऐसा कर पाने में राष्ट्रीय आंदोलन लंबे इतिहास की काफ़ी प्रेरणा रही थी। भाई, संविधान बनाने के लिए मुख्य चीज़ें क्या होती है? हमारे मौलिक अधिकार।
कौन से अधिकार है? समानता का, स्वतंत्रता का, धर्मनिरपेक्षता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर विभिन्न अधिकार, ये सारे अधिकार होते हैं। अब इन सारे अधिकारों को जब संविधान बनाया जाता है तो लोग डालते हैं, लेकिन भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी समानता का मूल्य जानते थे। क्यों? क्योंकि भारत 200-300 वर्षों से गुलाम रहा है, यानी भारत जानता था कि समानता का क्या मूल्य है, स्वतंत्रता का क्या मूल्य है, बहात्तरता का क्या मूल्य है, धर्मनिरपेक्षता का क्या मूल्य है। तो भारतीय संविधान के विद थे, ये अच्छी तरह जानते थे। इसलिए यहाँ इन्होंने जब संविधान बनाया वो बहुत ही अच्छा बनाया और आज तक चल रहा है। संविधान निर्माता लोगों को यह समझने में सफल रहे थे कि संविधान की उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान में भारी वैधता मिली है। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है, यानी इतना बड़ा देश होते हुए भी हमने जो संविधान बनाया वो सभी राज्यों में ढंग से लागू हो रहा है और अभी तक चल रहा है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। देखो, कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष में और विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसके लोगों ने इसे प्रबल शक्ति प्राप्त की और बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। लोगों ने प्रावधानों पर अमल करके इसे अपना लिया और अतः संविधान बनाने वाले और प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना को सुनिश्चित करता है। यानी बहुत अगर दूसरे देशों की बात करें ना, तो दूसरे देशों में जब संविधान बनाया जा रहा है तो कौन लोग उसे बनाएंगे, इसके लिए वोटिंग होती थी। लेकिन भारत में ऐसी कोई वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि हम हमारे नेताओं पर इतना विश्वास करते थे कि हमें भरोसा था कि अगर ये नेता संविधान बनाएंगे तो अच्छा ही संविधान बनाएंगे। ठीक है, देखो इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी ऐसे प्रावधान जो संविधान में मौलिक हैं। भाई मौलिक का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल, यानी बिल्कुल मौलिक, बिल्कुल बेसिक, यानी बिल्कुल बेसिक प्रावधान उसे बोलते हैं संविधान के मौलिक प्रावधान। ठीक है, अब देखो, एक सफल संविधान की विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य देता है। यानी हम हमारे संविधान का आदर करते हैं। क्यों करते हैं? ये कारण भी खुद ब खुद संविधान दे देता है। भाई संविधान जब 77 सालों से लगातार चलता आ रहा है तो कोई ना कोई इसमें खास बात होगी, तो कोई ना कोई खास बात है, इसलिए हम हमारे संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ बिल्कुल बेसिक प्रावधान दिए हैं, उसके बारे में अपने और देखते हैं। देखो, उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यक को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान जो है अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधा देता है और सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो जैसे जनता से निष्ठा मिलनी उसे बंद हो जाती है। भाई अगर अपने एक एग्जाम्पल की बात करें कि हमारा संविधान, अगर सपोज करो ऐसा संविधान होता जिसमें हिंदुओं को ज़्यादा राइट दिए जाते, मुसलमानों को कम, सिखों को कम राइट दिए जाते, तो क्या सिख लोग और मुसलमान लोग हमारे संविधान की रिस्पेक्ट करते? बिल्कुल नहीं करते। आज सिख लोग और मुसलमान लोग हमारे संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कैसी कंट्री है, भारत धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। वो ना हिंदुओं को महत्व देता है, ना मुसलमानों को देगा, ना ईसाइयों को देगा। तो अपने आप ईसाई और मुसलमान लोग क्या करेंगे? संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान खुद ही अपने आप को रिस्पेक्ट करवाने की कारण दे देते हैं। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि यह पहचान को दबाया जा रहा है या उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा, कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श के रूप में स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों पर विश्वास दिलाना पड़ता है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध करवाता है। यानी हमारा संविधान की अगर न्यायिक ढांचा देखें तो हमारी, अगर न्यायपालिका की बात करें तो अगर न्यायपालिका के जजों की बात करें तो जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन इनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति नहीं हटाता, वो हटाए जाते हैं महाभियोग प्रक्रिया से। ऐसा क्यों होता है? मान लो एक बार जज की नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने, तो अब राष्ट्रपति को पता है कि जज मेरे द्वारा नियुक्त किया गया है, अगर अगली बार मैं इसे हटाऊंगा नहीं तो उस तरीके से क्या होगा? एक भ्रष्टाचार फैलेगा कि उसको पता है कि ये अब मेरे पक्ष में फैसला सुनाएगा, तो इसलिए अब उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लेकिन संविधान ने इसको खंडन कर दिया। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि जज को लगाने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन हटेगा कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया से। इससे राष्ट्रपति पर बाध्यता आ जाती है। देखो आगे क्या कहते हैं कि आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। समय अपने से ये प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनमें सभी लोगों को ये मानने का कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा देता है, सफलता उसकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को
प्रत्येक नागरिक को कोई ना कोई एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके, और हम इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर हमें देने की स्थिति में होने चाहिए। यानी बेसिकली यही बताया गया कि संविधान में ऐसे काफ़ी नियम लिखे गए हैं जिससे हमारे संविधान को समानता और स्वतंत्रता के लिए महत्व का पता चलता है कि हमारा संविधान ने ये सब कैसे देता है। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।